उत्तराखंड चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं, जहां पीएम 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कई बड़ी सड़कों और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास होगा। इससे पहले पीएम मोदी राज्य के गढ़वाल मंडल में बड़ी रैली कर चुके हैं, लिहाजा कुमाऊं क्षेत्र को साधने के लिए अब बीजेपी ने पीएम मोदी को मैदान में उतारा है। कानपुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी में तोड़फोड़ पर सियासत तेज हो गई है। पुलिस ने मामले में एसपी के 5 कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से तोड़फोड़ की गई वो एसपी नेता की थी, जिस पर बीजेपी का पोस्टर लगाया गया था। एसपी ने मामले में एक्शन लेते हुए पकड़े गए 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने एसपी पर यूपी में दंगा कराने की साजिश का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट के सामने एक और गवाह मुकर गया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। गवाह ने अदालत में कहा कि एटीएस ने उन पर ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के लोगों का नाम लेने का दबाव डाला था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए माफी मांगने की बात कही है। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। नए साल पर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वे किसानों को योजना की 10वीं किश्त की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 जनवरी 2022 को 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक किसानों के बैंक खाते में 1.6 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जा चुका है। यूपी सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया गया है। 3 महीने पहले गृह मंत्रालय को ये प्रस्ताव दिया गया था कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए। अब उसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन का कोड भी अब बदल दिया जाएगा। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में कोरोना केस में बड़ा विस्फोट हुआ है। राजधानी में 24 घंटे के अंदर 923 केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा करीब 2 गुना है। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 1.2% हो गई है। मुंबई में फिर कोरोना विस्फोट हो गया है। एक दिन में 2,510 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। धारावी में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। ये संख्या एक दिन पहले ही आए मामलों की संख्या से करीब 80% ज्यादा है। इन बढ़ते मामलों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे और संक्रमण दर 5% से ज्यादा रहा तो यहाँ भी दिल्ली की तरह कुछ और पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुले ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम दोनों में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। हमारे संपर्क में आने वालों से अपील है कि कोविड टेस्ट करा लें। वहीं मुंबई में फिल्म निर्माता रिया कपूर और उनके पति करण बुलानी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों फिलहाल आइसोलेशन में हैं। वहीं एक्टर अर्जुन कपूर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 238 से ज्यादा केस मिले हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं। 167 से ज्यादा केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। राजस्थान ओमिक्रॉन केसों के मामले में देश में अब वापस चौथे नंबर पर आ गया है। राजस्थान में बुधवार को ओमिक्रॉन के 23 नए केस मिले हैं। अब राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। अब नया वेरिएंट राजस्थान के 7 शहरों तक फैल गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वहीं यूपी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 4 पहुंच गई है, जहां सिद्धार्थनगर में नया केस सामने आया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लापरवाही में एक शख्स की जान चली गई। मामला उमरेठ तहसील के माकनदेही खुर्द का है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से एक सांप को पकड़ रखा है।
ये सांप से खेल रहा था और वीडियो बनवा रहा था, मगर इसके हाथ से सांप सरका और सांप ने इसे डस लिया। सांप के डसते ही युवक की हालत बिगड़ने लगी। युवक को नागपुर इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, मगर युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बिहार के पटना में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने कंकड़बाग इलाके में एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला था। बदमाशों को नहीं पता था कि यह असली नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप है। बदमाशों ने लूट के दौरान सेल्स गर्ल के पति की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे, मगर अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो 40 महीने बाद ये तीनों लूट के मामले में जेल से छूटे थे और 1 महीने के अंदर इन्होंने लूट की 3 वारदात को अंजाम दिया और 2 हत्याएं की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध हथियार बरामद किए हैं। महाराष्ट्र के जुन्नर में रोड रोलर के नीचे आने से एक बच्चे की जान चली गई। मामला ओतूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक यहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी सड़क पर बच्चा साइकिल चला रहा था और साइकिल से गिरकर वो रोड रोलर के नीचे आ गया। मौत के बाद रोड रोलर का ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक बैंक में लूटपाट की। मामला बटाला के गांव बहादुर हुसैन का है। यहां एक बैंक में नकाबपोश लुटेरे ग्राहक बनकर घुसते हैं और गन पॉइंट पर बैंक मैनेजर को रखकर 3.5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। जाते जाते बदमाश गार्ड की बंदूक और कारतूस भी छीन ले गए। बैंक लूट की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े विश्व हिंदू परिषद के नगर संयोजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला नागदा तहसील का है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला प्रॉपर्टी विवाद का बताया जा रहा है, मगर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन है, जहां दक्षिण अफ्रीका के सामने 305 रनों का लक्ष्य है। दक्षिण अफ्रीका पर भारत ने मजबूत पकड़ बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 94 रन बना लिए हैं। फिलहाल कप्तान डीन एल्गर 122 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले मैच के चौथे दिन एक बार फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला, जहां दक्षिण अफ्रीका के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। दूसरी पारी में भारतीय टीम 174 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हुई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 305 रनों का टारगेट मिला। सेंचुरियन में आज तक कोई भी टीम 250 रनों का टारगेट भी चेज नहीं कर सकी है। विकेटकीपर ऋषभ पंत 34 रनों के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि केएल राहुल ने 23 रन और अजिंक्य रहाणे ने 20 रनों की पारी खेली। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर 10, पुजारा 16, आर अश्विन 14 रन ही बना सके। अफ्रीका के लिए तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा और मार्को जेनसन ने 4-4 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का फ्लॉप शो जारी है। पहली पारी में 35 रन बनाने वाले भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने दूसरी पारी में भी निराश किया, जहां वो 18 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। पिछले 2 सालों से कोहली ने कोई भी शतक नहीं जड़ा है। वहीं रहाणे ने पिछली 24 टेस्ट पारियों से टेस्ट शतक नहीं लगाया है। आईसीसी के ताज़ा टेस्ट गेंदबाजी और ऑलराउंडर रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। टेस्ट गेंदबाजों में अश्विन शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं, जबकि चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने वाले रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं, जबकि टेस्ट कप्तान विराट कोहली लिस्ट में 7वें स्थान पर कायम हैं। बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन शेष पर काबिज हैं। लाबुशेन ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी की लिस्ट में टॉप पर हैं। वहीं जेसन होल्डर नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। पुलिस की छापेमारी के बाद बंद हुआ हांगकांग समर्थक मीडिया संस्थान स्टैंड न्यूज। पुलिस कार्रवाई के बाद स्टैंड न्यूज के प्रधान संपादक का पद से इस्तीफा। नए राष्ट्रीय कानून के तहत देश विरोधी लेख प्रकाशित करने के आरोप में 6 पत्रकार किए गए गिरफ्तार। इससे पहले हांगकांग में एप्पल डेली न्यूज़पेपर को भी किया गया था बंद। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और इजरायल के रक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक की प्रशंसा की। कहा, दोनों प्रतिनिधियों ने संबंधों में सुधार के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम।
ये बैठक इस लिहाज से बेहद अहम कि 2010 के बाद पहली बार हुई इजराइल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की मुलाकात। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने मेमोरियल ह्यूमन राइट्स सेंटर को बंद करने का दिया आदेश। मेमोरियल पर कानून तोड़ने और विदेशी संगठनों से सांठगांठ करने का आरोप। संगठन से जुड़े लोगों ने कोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति। कहा, मेमोरियल को बंद करने का कोई कानूनी आधार नहीं, ये राजनीति से प्रेरित। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लंदन के उत्तर पश्चिम में मिल्टन कीन्स में एक टीकाकरण केंद्र का किया दौरा। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि नए साल का जश्न सतर्क और सावधान होकर मनाएं। साथ ही बोरिस जॉनसन ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की भी की अपील। चीन में एक बार फिर कोरोना के मामलों में देखी जा रही है तेजी। शांक्सी प्रांत में दर्ज किए गए 152 नए मामले। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन के जियान शहर में लगाया गया लॉकडाउन। हॉलीवुड अभिनेता ह्यू जैकमैन के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनके शो द म्यूजिक मैन समेत कई ब्रॉडवे शो किए गए रद्द। इस शो को इसलिए भी रद्द किया गया क्योंकि न्यूयॉर्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रॉडवे म्यूजिकल शो नए साल के बाद फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद है। कैलिफोर्निया के लेक ताहों क्षेत्र में जबरदस्त बर्फबारी ने बनाया नया रिकॉर्ड। लेक ताहों क्षेत्र में 193 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। 1970 में इस क्षेत्र में 179 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। भीषण बर्फबारी का यातायात पर पड़ा बुरा असर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एटीपी कप से अपना नाम वापस लिया। आयोजकों ने की पुष्टि। जोकोविच भले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हों, लेकिन सर्बिया के अन्य खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। सर्बिया की ओर से दुसान लाजोविक करेंगे टीम का नेतृत्व। नेशनल फुटबॉल लीग के महान कोच रहे जॉन मैडन का 85 साल की उम्र में निधन। मैडन ऑकलैंड राइडर्स के बेहद मशहूर कोच थे और उनके कार्यकाल में ये टीम कभी नहीं हारी। मैडन फुटबॉल के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थे। केप टाउन के सेंट जॉर्ज कैथीड्रल में दिवंगत आर्क बिशप डेसमंड टूटू को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े लोग। डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर को 90 साल की उम्र में हुआ निधन। 1 जनवरी को केप टाउन के सेंट जॉर्ज कैथीड्रल में किया जाएगा अंतिम संस्कार।